नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के बड़े प्लान की। ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है। बंगाल में एसआईआर पर हुए बड़े खुलासे की देखेंगे, कैसे यूपी में एसआईआर बीजेपी को पड़ेगा भारी। उन्नाव केस में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री को जानेंगे, कैसे सीएम योगी की बढ़ी टेंशन। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे, जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं नितिन नवीन। सूत्रों के हवाले से खबर, 18 जनवरी को होंगे चुनाव, 20 को होगा ऐलान। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का हमला, धीरेन्द्र शास्त्री को बताया बीजेपी का स्टार प्रचारक। कथावाचक को शासकीय प्लेन और प्रोटोकॉल मिलने पर साधा निशाना। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम स्टालिन का दावा, कहा सत्ता में करेंगे वापसी, गिनवाई उपलब्धियां। आप सांसद संजय सिंह का दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, कहा 10 महीने में त्राही त्राही कर रही है जनता, सीएम के लिए मूर्ख शब्द का किया इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट लिस्ट से नेताओं के परिवारजनों के हटे नाम, टीएमसी सांसद काकोली घोष के मां, बेटे और बहनों के नाम लिस्ट से हुए गायब, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मनरेगा को खत्म करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ अब कांग्रेस सड़क पर लड़ाई की तैयारी में है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में इसे लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला गया। सीडब्ल्यूसी में फैसला हुआ कि 5 जनवरी से पूरे देश में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई बड़े फैसले कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिए हैं। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया है। सरकार का कहना है कि योजना को पहले से बेहतर बनाया गया है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि मनरेगा का नाम नहीं बदला है, बल्कि केंद्र से इसे खत्म कर दिया गया है और जो नई योजना आई है उसका लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। विकसित भारत जी राम जी योजना जल्दी खत्म हो जाएगी। विपक्ष ने विकसित भारत जी राम जी बिल का संसद में जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन मोदी सरकार ने बहुमत के दम पर मनरेगा को खत्म कर दिया। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में मनरेगा पर सरकार के फैसले के खिलाफ 5 जनवरी से देश भर में अभियान शुरू किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में वन मैन शो चल रहा है, कैबिनेट से पूछे बिना मनरेगा का नाम बदला गया। पीएम मोदी जो करना चाहते हैं वो करते हैं। पूरा फायदा वही 3 अरबपतियों के लिए, जबकि देश के ग्रामीण इलाकों को नुकसान हो रहा है। राहुल ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है माय यूट्यूब चैनल उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं थी, बल्कि काम की गारंटी थी, लोगों की आय की गारंटी थी। मोदी सरकार ने इस गारंटी पर हमला किया है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस समय लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर चारों तरफ गंभीर संकट छाया है। ये संकट सरकार की कार्यशैली ने पैदा किया है। सरकार ने ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण मनरेगा को खत्म कर दिया है, जिसने करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है। मोदी सरकार का मनरेगा को समाप्त करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसीलिए मनरेगा को खत्म किया गया है। खड़गे ने कहा कि मनरेगा के लिए अब देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। हमें देश के कोने कोने में इसे पहुंचाना होगा। आंदोलनों से ही मोदी सरकार को झुकाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जनवरी 2015 में जब मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट हितों में भूमि अधिग्रहण कानून बदला तो कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार को पीछे हटना पड़ा। जून 2020 में लॉकडाउन के बीच सरकार ने 3 काले कृषि कानून थोप दिए। इसके विरोध में आंदोलन कर रहे 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। सरकार ने कीलें बिछाई, पानी की बौछारें चलाई, उनका दमन किया। हम किसानों के हक में डटे रहे और नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मांगते हुए कानून वापस लेने पड़े। काले कृषि कानूनों की वापसी की भविष्यवाणी राहुल गांधी ने बहुत पहले कर दी थी और हाल ही में राहुल गांधी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि मोदी सरकार को दोबारा मनरेगा बहाल करना होगा। पिछले 76 सालों में संविधान ने देश के नागरिकों को इतना सिखा दिया है कि कोई तानाशाह उनका अधिकार छीन नहीं सकता।
वहीं खड़गे ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि मनरेगा के लिए लड़ें, आंदोलन खड़ा करें और ये लड़ाई हम जीतेंगे। कांग्रेस की बैठक ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है तो बंगाल एसआईआर को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आयोग का सॉफ्टवेयर तय कर रहा है कि किस वोटर को नोटिस देना है, जबकि ये अधिकार सिर्फ ईआरओ के पास है। ये मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कोई टेक्निकल गड़बड़ी है या फिर सोची समझी साजिश। जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के सिविल सेवा अधिकारियों ने चुनाव आयोग के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर उनकी जानकारी के बिना खुद ब खुद वोटर लिस्ट से नाम हटा रहा है, जबकि कानूनन ये अधिकार सिर्फ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के पास है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। मामला करीब 1.67 करोड़ वोटर से जुड़ा हुआ है, जिनकी पहचान में विसंगतियां पाई गई हैं। इनमें से 31 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका डेटा 2002 के रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ, जबकि 1.36 करोड़ मामलों में लॉजिकल एरर्स मिले हैं। एसोसिएशन का कहना है कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर नोटिस पहले से भरे हुए आ रहे हैं। इन पर ईआरओ के नाम तो दर्ज हैं, लेकिन उन्हें जारी करने में अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। सॉफ्टवेयर खुद तय कर रहा है कि किसे नोटिस भेजना है और किसका नाम हटाना है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को सबसे बड़ा डर जनता के गुस्से का है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैकत अशरफ अली के मुताबिक अगर किसी असली वोटर का नाम सिस्टम द्वारा हटा दिया जाता है तो वो सीधे स्थानीय अधिकारी यानी ईआरओ को जिम्मेदार ठहराएगा। जनता को यह नहीं पता कि आयोग ने हमें इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। जैसा आप जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 22 के तहत किसी भी वोटर का नाम हटाने से पहले उसे सुनवाई का मौका देना जरूरी है और ये जिम्मेदारी ईआरओ की होती है। अफसरों का तर्क है कि सिस्टम ड्रिवन तरीके से नाम हटाना वोटरों के अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरी तरफ सीईओ कार्यालय का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। अधिकारियों का दावा है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अक्टूबर में ही विस्तृत निर्देश दे दिए गए थे। फिलहाल उन 31 लाख लोगों की सुनवाई की तैयारी चल रही है जिनका डेटा पुराने रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ है। इसके बाद ही एरर वाले बाकी 1.36 करोड़ मामलों पर विचार किया जाएगा। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर नाम कटते हैं तो इसके राजनीतिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। बंगाल एसआईआर को लेकर हुए खुलासे ने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर सवालों के घेरे में बना हुआ है। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया 26 दिसंबर को पूरी हो गई, जिसमें करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं, जिसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही वोटर्स के नाम कटने का पूरा राजनीतिक गणित भी समझाया है। तो क्या कुछ बोले हैं सपा प्रमुख, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। अब नई लिस्ट में ये संख्या 12 करोड़ के करीब ही रह जाएगी। राज्य में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, यानी यूपी में एसआईआर बीजेपी को ही भारी पड़ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर पूरा हिसाब सामने रख दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपाई विधायकों के बीच ये समाचार पहले से ही प्रसारित हो चुका है कि एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं। बकौल एक वर्ष शेष उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी इसमें 85 से 90% उनके अपने वोटर कटे हैं। 2 करोड़ 89 लाख का अगर केवल 85% भी मान लिया जाए तो ये आंकड़ा होगा लगभग 2 करोड़ 45 लाख 65 हजार। अब इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीट से भाग दे दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आएगा। ऐसे में ये निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हर सीट पर आनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी, दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। अखिलेश के इस गणित से ये साफ हो रहा है कि बीजेपी 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में हर सीट पर कम से कम 61,000 वोट गंवाने वाली है, जो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अखिलेश ने आगे दावा किया है कि भाजपा एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। अब पीडीएस सरकार बनाएगा, भाजपा का पीड़ा राज मिटाएगा, सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा। जैसा आप जानते हैं कि 26 दिसंबर की रात 12 बजे एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई है। तय समय तक फॉर्म जमा न करने वाले 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम अब वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया में है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। एसआईआर का फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को आएगा। वहीं अब इस पर अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इसमें बीजेपी को हर सीट पर करीब 61,000 वोटों का नुकसान होगा।
चर्चा है कि बीजेपी को एसआईआर भारी पड़ सकता है, तो सुर्खियों में लगातार उन्नाव मामला भी बना हुआ है। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जनता में भारी आक्रोश है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कोर्ट के इस फैसले ने सियासी गलियारों का पारा हाई कर दिया है। जनता में भी काफी आक्रोश है। तो वहीं अब इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जमानत को रद्द करने की मांग की है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि ये मामला बहुत गंभीर है और दोष सिद्धि के बाद भी दी गई राहत न्याय के हितों के खिलाफ है। बता दें कि इस उन्नाव मामले की पीड़िता और उनका परिवार 27 दिसंबर को अपनी शिकायत सौंपने नई दिल्ली स्थित सीबीआई ऑफिस पहुंचा, जहां पीड़िता ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मैंने अधिकारी से मिलने की मांग की, लेकिन उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है और मुझे सोमवार को आना होगा। हालांकि जूनियर अधिकारी ने मेरा आवेदन ले लिया है। बता दें कि शिकायत में कहा गया है कि आईओ ने मेरे साथ गलत किया है। विपक्ष और जज साहब से मिलकर उन्हें जीत दिलाई है। वो चाहते हैं कि पीड़िता अपनी हिम्मत हार जाए और इस मामले में आगे न बढ़ सके। जैसा आप जानते हैं कि बीते दिन भी उन्नाव मामले को लेकर हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन हुआ था। अब देखना ये होगा कि इस मामले में अब आगे क्या अपडेट सामने आता है। सेंगर की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है, तो यूपी बीजेपी में टकराव खुलकर सामने आ रहा है। हाल ही में पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, जिससे तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। भले ही पाठक ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया हो, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे औपचारिक मुलाकात से ज्यादा बता रही हैं। तो क्या बिखर जाएगी बीजेपी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूपी बीजेपी में टकराव की चर्चा तो काफी समय से चल रही थी, लेकिन अब ये टकराव खुलकर सड़कों और बैठकों में नजर आने लगा है। हाल ही में लखनऊ में कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर करीब 40 ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी का जमावड़ा हुआ। इसे सहभोज का नाम दिया गया, लेकिन इसका असली मकसद अपनी ही पार्टी को ताकत का एहसास करवाना था। बैठक में साफ तौर पर यह बात निकलकर सामने आई कि मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों की आवाज दबती जा रही है और उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि यह बैठक तब हुई जब इससे ठीक पहले करीब 40 ठाकुर विधायकों ने एक होटल में कुटुंब नाम से एक सभा की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि उनकी सरकार में ठाकुर समाज का दबदबा ज्यादा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर हैं, यानी एक तरफ से ठाकुर विधायकों के शक्ति प्रदर्शन के जवाब में ब्राह्मणों की इस गोलबंदी ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। इस सियासी खींचतान के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में अचानक हुई मुलाकात ने अटकलों का बाजार और गर्म कर दिया है। 23 दिसंबर को ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और 26 दिसंबर को पाठक सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास जा पहुंचे। हालांकि उन्होंने इसे एक औपचारिक मुलाकात बताया, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे औपचारिक मुलाकात से ज्यादा मान रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 बीजेपी के पास हैं। ऐसे में ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी को 2027 के चुनाव में भारी पड़ सकती है। ब्रजेश पाठक, जो खुद ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, उनका दिल्ली जाना इस बात का संकेत हो सकता है कि पार्टी के भीतर जातीय बैलेंस बिगड़ रहा है। वहीं नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये खेमेबंदी तेज हो गई है। विपक्ष इसे साफ तौर पर यूपी बीजेपी में बिखराव बता रहा है। अब यूपी के सियासी गलियारों में इन दोनों ही घटनाक्रमों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो चली हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। एक तरफ यूपी बीजेपी में टकराव की खबर सामने आ रही है, तो महाराष्ट्र की महायुति सरकार में भी तनाव देखा जा रहा है। राज्य में नगर निगम चुनाव से पहले गठबंधन में मचा एक घमासान अब खुलकर सामने आ रहा है। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना आमने सामने दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। ठाणे नगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महायुति के दो बड़े सहयोगी दल बीजेपी और शिंदे की शिवसेना जो इन चुनावों में अपना दमखम दिखाने में जुटे हैं, लेकिन ठाणे नगर पालिका चुनाव से पहले महायुति में दरार की अटकलें तेज हो रही हैं, जिसकी एक वजह यह है कि बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने अलग अलग प्रचार शुरू कर दिया है। जैसा आप जानते हैं कि कई दिनों से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि ठाणे को लेकर दोनों दल में बात नहीं बन रही है। गठबंधन को लेकर बार बार बैठकों के बावजूद कोई ठोस फैसला न निकलने से नाराज होकर शिवसेना ने भी ठाणे में स्वतंत्र रूप से प्रचार शुरू करने का फैसला कर लिया है। सिर्फ शिंदे की शिवसेना ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने भी अपना अलग प्रचार शुरू कर दिया है। बल्कि बीजेपी ने तो पूरे शहर में करीब 16 जगहों पर बैनर लगा दिए हैं, जिसमें नमो भारत नमो ठाणे का संदेश दिया गया है। इन बैनरों में केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं का जिक्र किया गया है। गठबंधन के दो दलों का यूं अलग अलग प्रचार करना उन अटकलों पर मोहर लगा रहा है, जिसमें बीजेपी और शिवसेना के बीच तनातनी बढ़ने की बात कही गई है।
जैसा आप जानते हैं कि थाने सीट को एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, लेकिन लंबे समय से बीजेपी और शिवसेना में बात न बनने के बाद दोनों ही पार्टियों ने यहाँ अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, ऐसे में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में उतर आई हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अगर बीजेपी अलग चुनाव लड़ती है तो ये शिंदे के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इससे राज्य की सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक देखी जा रही है तो अरावली के बचाव को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। विपक्ष और जनता एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सरकार के फैसले पर सवाल उठे। तो और क्या कुछ हुआ इस प्रदर्शन के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में इन दिनों अरावली की परिभाषा को लेकर घमासान मचा हुआ है। मोदी सरकार पर जनता और विपक्ष का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार की सिफारिश के मुताबिक सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली मानने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर कांग्रेस का आरोप है कि इस बदलाव से अरावली का करीब 90% हिस्सा वन संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। सरकार के इसी फैसले को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में आज यानी 27 दिसंबर को राजस्थान के कई जिलों में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। दौसा में कांग्रेस के अरावली बचाओ विरोध प्रदर्शन के दौरान विवाद हो गया, तो वहीं अजमेर में पैदल मार्च के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर कांग्रेस और पुलिस के बीच झड़प हो गई। लेकिन पुलिस के रोकने के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजे पर गाना बजाते हुए प्रदर्शन किया। अलवर में बड़ी संख्या में युवक सिर मुंडवाकर पहुंच गए। सिर पर लिखा था अरावली बचाओ। इसके अलावा नागौर जिले में कार्यकर्ताओं ने हाथों में कांग्रेस के झंडे और सेव अरावली लिखी तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। तो वहीं सीकर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला ने कहा कि ये लड़ाई केवल एक दिन की नहीं बल्कि हमेशा की है। जब तक नियमों को नहीं बदला जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि सरकार का अरावली को लेकर फैसला बदलता है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश की सबसे बड़ी पार्टी और उसकी राज्य सरकारें कोई ऐसा काम नहीं करती हैं जिसके जरिए उनका और उनकी पार्टी का कोई एजेंडा दिमागों में नहीं बैठता। यूपी में शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया कि सारे स्कूलों में अब अखबार डालना अनिवार्य हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बच्चे अखबार पढ़ते रहे, लेकिन क्या बच्चे वही अखबार पढ़ेंगे जो आम लोग पढ़ा करते हैं घरों में, या उनके लिए कोई नए अखबार छापकर स्कूलों में डाले जाएंगे? क्योंकि चुनावी साल है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।